हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। आज हम उनको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आज ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। ये नॉर्मल टॉपिक है, इसकी जगह हम एक टॉपिक जो पढ़ेंगे आज वो है फ्रिक्शन फोर्सेज। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन फोर्सेज। लास्ट टॉपिक रहेगा आज का सर्कुलर मोशन। इसी के साथ हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा कम ही समझ में आता है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं पहले इसके बारे में समझने से पहले। सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है, काफ़ी भारी बॉक्स है। मान लीजिए 500 kg का बॉक्स है, 500 kg का। अब अगर हम इसे पुश करेंगे तो क्या ये मूव करेगा? सपोज हमने फोर्स लगाई, किसी एक नॉर्मल पर्सन ने फोर्स लगाई या फोर्स लगाई, क्या ये मूव करेगा? नहीं, नहीं करेगा। अब हमें पता है अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो F इक्वल्स टू एम ए के मुताबिक कोई ना कोई एक्सीलरेशन मिलेगी, F/m। अब m अगर बहुत ज़्यादा भी होगा तो एक्सीलरेशन बहुत कम मिल जाएगी, यानी कि अ लिटिल मूवमेंट तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा मूवमेंट तो होना चाहिए ना। बट वो भी नहीं है यहाँ पे। तो क्यों नहीं है? वो क्या चीज़ है जो इसको आगे हिलने से रोक रही है, जबकि हम तो फोर्स लगा रहे हैं। अब हमको पता है जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, 10-12 आदमी मिल के इस पर फोर्स लगाएंगे ऐसे, तब ये मूव करेगा। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इसको हिलने से रोक रही है? तो यहाँ पे रोल आता है फ्रिक्शन का। एक्चुअली यहाँ पे एक अलग से फोर्स है जो इसके और ग्राउंड के कांटेक्ट में आने की वजह से लगती है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। वो हमेशा जो हमने फोर्स लगाई है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने की ट्राई करता है, वो हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो ये होती है फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शन फोर्स। ये होती है फ्रिक्शन फोर्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करती है, फ्रिक्शन फोर्स की इंटेंसिटी, उसका कितना, वो कितनी, फ्रिक्शन फोर्स की इंटेंसिटी डिपेंड करती है रफनेस ऑफ सरफेस पे। जैसे सपोज ये सरफेस है और ये एक और सरफेस है, तो ये जो जितनी ज़्यादा रफ होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जो जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतना फ्रिक्शन कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी तो जब भी दिक्कत है। तो अब सपोज ये एक रफ सरफेस है, तो इस रफनेस को डिफाइन करने के लिए एक अलग से जो कांस्टेंट यूज होता है उसको बोलते हैं म्यू एस, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों, इसको समझते हैं आराम से। स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्यों, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। जब हमारे पास कोई ब्लॉक रखा होगा, यहाँ पे सपोज ये एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है और हम इस पे F फोर्स लगा रहे हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में वो Fs लग रही है। एस सब्स्क्रिप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे स्टैटिक नेचर को दिखाने के लिए। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी ये देखना है। तो जो Fs है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो डिपेंड करती है N पे, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पे या नॉर्मल फोर्स पे। अब N क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। N होता है जो भी अप साइड में इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगती है, और हमें पता है नीचे को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो लगेगी वो तो वेट होगा, mg होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इस ब्लॉक का, यानी कि ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के लॉ से हमें क्या पता है कि अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो n + mg 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आई? -mg। माइनस क्या दिखा रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड कितना है? mg, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं n = mg है, इतनी फोर्स है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है n पे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए यहाँ पे
कोफिशिएंट आता है, इसको बोलते हैं म्यू एस, जो भी हमने बताया था, म्यू एस एन, या फिर कहें एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। तो इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो अब इसके मोमेंट के लिए, कि ये मूव करे तो कितनी फोर्स चाहिएगी, एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए एफ एस, इससे कम होगी तो भाई ये मूव नहीं करेगा। तो जो फोर्स हम लगाएंगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए म्यू एस एम जी, तभी ये मूव करेगा। अब अगर एक फोर्स के बाद, एक लिमिट के बाद इस ऑब्जेक्ट ने अगर मूव करना शुरू कर दिया, सपोज हमने इससे ज़्यादा फोर्स लगा दी और ये ऑब्जेक्ट अब मूव करना शुरू कर दिया, अभी मोशन में है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी, अब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, बट अब वो इसको रोक नहीं पाएगी। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी उसको बोलते हैं, जब भी ब्लॉक मूव कर रहा होगा और सपोज इस पर एफ फोर्स लगी, तो तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इसको राइट लिखेंगे एफ के से, यानी कि फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का, काइनेटिक कंडीशन का। तो ये डिपेंड करेगी, ये प्रोपोर्शनल होगी एफ के, ये भी एन के प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ पे कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए जो कोफिशिएंट आएगा वो होगा म्यू के एन, और एन हमें पता है क्या है, एम जी। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस सारी कंडीशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है और ट्रेन की बोगी में एक बॉक्स रखा हुआ है, एक ट्रेन की बोगी के अंदर बॉक्स रखा हुआ है। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ट्रेन की कितनी हो सकती है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी हो सकती है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है यानी कि म्यू एस है, वो यहाँ पे दिया गया है 0.15, ये इतना है, यानी कि हमारे पास म्यू एस है जो कि है 0.15। अब फिर से वही फ्री बॉडी का डायग्राम समझते हैं एक बार। ये सपोज ए एक्सीलरेशन से चल रही है ट्रेन, ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इंटरनल बॉक्स, ये इंटरनल बॉक्स है और इसका मास है m। मोशन की डायरेक्शन ये है ट्रेन की, सपोज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रही होगी इस साइड को एम ए, और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी इस साइड को एफ के, और इसको हमको रखना है इसमें रेस्ट में। तो एम ए जो है वो इक्वल टू होना चाहिए एफ एस के मैक्सिमम कंडीशन में, और एफ एच किसके इक्वल है, एम ए इक्वल्स टू एफ एच किसके इक्वल है, अभी हमने देखा था म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एम जी। तो यहाँ से एम कैंसिल, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एस जी, यानी कि एक्सीलरेशन हुआ 0.15 इंटू जी, जी की वैल्यू हुई 10, तो एक्सीलरेशन आ गया हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर यहाँ से देखें, अगर म्यू एस जीरो हो, स्पेशल केस म्यू एस जीरो यानी कि स्मूथ सरफेस हो हमारी, तो एक्सीलरेशन कितनी आ जाएगी, जीरो। इसका क्या मतलब है कि अगर ट्रेन थोड़ा भी मूव करेगी तो ये ब्लॉक पीछे को मूव करना शुरू कर देगा। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि हमारा फॉर्मूला सही है। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का पाथ सर्कुलर होगा, ऐसे किसी एक सर्कल में मूव करेगा, तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो सिंपल है। अब बात यह है कि ये अगर इस किसी सर्कल के राउंड घूम रहा है या फिर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ है जो इसको कन्फाइंड किए हुए है इसी पाथ में, ना तो ये इस साइड में जा रहा है ना ये इस साइड में जा रहा है। तो इसका क्या मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम में है इस पाथ के लोग, यानी कि इस साइड को मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इस साइड और इस साइड की फोर्स जो है बैलेंस होनी चाहिए, या फिर कहें उनका नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक आर्क बना लेते हैं, ये एक आर्क है सपोज। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसमें एक फोर्स इधर को लगी होगी और एक इधर को लगी होगी। तो हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, जब कोई मूव करता है तो इस साइड को, बाहर की साइड को, इसकी जो एक्सीलरेशन होती है, जो इस पर एक्सीलरेशन वर्क करती है, वो v²/r होती है। और सपोज अंदर को जो फोर्स लगी होगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह लेते हैं, एफ। तो जो बाहर को फोर्स लगी होगी वो कितनी होगी, बाहर को फोर्स लगी होगी वो कितनी होगी, एम में ए क्या है, v²/r, तो फोर्स कितनी होगी, mv²/r। तो इतनी फोर्स बाहर को लगी होगी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं mv²/r।
तो अब इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ये फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि क्या है कि एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल वैल्यू होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो अब एक कार जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है उस पर क्या क्या चीज़ें एक्ट करेंगी एक बार जान लेते हैं। पहला उसका वेट, उसका क्या होगा वेट, जो कितना होगा mg। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसको किससे लिखते हैं हम n से। तीसरी चीज क्या एक्ट कर रही होगी फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या लिख लेते हैं अभी सिंपल है। तो अब जो ये व्हीकल मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वर्टिकली तो कोई भी मोशन नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है इनमें से, ये n है mg है, तो n प्लस एम जी इक्वल्स टू 0 है। तो n क्या है यहाँ से माइनस एम जी, माइनस क्या दिखा रहा है फिर से बता दे रहे हैं एक बार, माइनस दिखाता है सिर्फ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट ये था थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एम जी नीचे को लगा है, तो n इससे क्या पता लग रहा है कि n अपोजिट डायरेक्शन में है और उसकी का मैग्नीट्यूड कितना है mg। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू mg है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि mg की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चल गई। अब आगे देखते हैं। अब जब कोई चीज़ ऐसे घूम रही है सर्कुलर, अब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो उसी पाथ पे बना रहे, तो उसको क्या चीज़ रोकेगी, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे रोकेगी, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन होना चाहिए कि वो अपने पाथ में बना रहे, तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे। हमें पता है एफ कितना है एम वी स्क्वायर बाई आर, इतनी फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, तो ये लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, म्यू एस एन के। ऐसा क्यों, ऐसे समझो, सपोज ये एक बॉडी है और इस पे इधर को फोर्स लगी हुई है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि ये फोर्स इसको इस साइड में खींच रही है और फ्रिक्शन काम कर रहा है इधर को, अपोजिट में काम करता है, और वो कितना है म्यू एस एन। तो अगर ये जो है इससे ज़्यादा हो गया तो ये तो इधर को खिंच जाएगी, अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, एक्चुअली कम का पॉइंट नहीं होता है, ये एक बार समझ लेते हैं ये बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये रखा हुआ है और इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी एफ एस लिख लेते हैं, एफ एस की वैल्यू भी 0 होगी, नहीं तो फिर तो मूव नहीं करने लग जाएगा ये इधर को। अब जैसे सपोज हमने इस पर एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन ही लगेगी। अब सपोज इसका वेट था 50 के जी, 50 के जी वेट था इसका, तो एन क्या आता, तो एन इक्वल्स टू आ गया एम जी, यानी कि 50 न्यूटन। और अगर म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है सपोज, या फिर और सिंपल कर लेते हैं 0.1 है, तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ जाएगी, म्यू एस एन यानी कि 0.1 इंटू 50, ये आ गई 5 न्यूटन, ये आ गई 5 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर हम जब तक 5 न्यूटन लगाएंगे तो ये 5 न्यूटन लगाएगा, अगर हम इससे ज़्यादा लगाएंगे मान लो 6 न्यूटन तो ये इधर को मूव करने लगेगा। बट अगर हमने इससे कम फोर्स लगाई, यानी कि हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाई, 4 न्यूटन, तो अब ऐसा नहीं है कि इस पर इधर को 5 न्यूटन लगेगी और ये इधर को मूव करेगा, नहीं, इस पर अब 4 न्यूटन ही लगेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी मैक्सिमम फोर्स है एफ एस जो वो लगा सकता है, तो जब तक फोर्स उससे कम रहेगी, जब तक अप्लाइड फोर्स एफ मान लेते हैं, जब तक अप्लाइड फोर्स उससे कम रहेगी एफ स्मॉलर देन एफ एस, तब तक
एफ एस जो है अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब एफ एस ग्रेटर देन एफ एस हो जाएगी तो एफ एस जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, एफ के में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक एफ एस हम एफ जो है हम फ्रिक्शन फोर्स से कम लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उतनी ही लगेगी जितना एफ लगाया, यानी कि बस वो उसको बैलेंस रखेगा, एक जगह पे मूव नहीं होने देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो बैक टू और क्वेश्चन आते हैं, हम कहाँ पे थे कि जो फोर्स की वैल्यू है वो इससे कम होनी चाहिए तभी तो वो रुका रहेगा, इससे कम होगी, इसके इक्वल या कम होनी चाहिए। तो यहां से v की वैल्यू निकल जाएगी, v की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, स्मॉलर देन इक्वल्स टू म्यू एस एन आर अपॉन एम। अब n हमें पता है कितना था, n mg था, अभी निकाला था हमने, n था mg। तो v की वैल्यू आ गई स्मॉलर देन इक्वल्स टू म्यू एस एम जी आर अपॉन एम। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया, तो v, ये v स्क्वायर है, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू म्यू एस आर जी, आर कैपिटल लिख लेते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है v की, v मैक्स है, v मैक्स है, v स्क्वायर मैक्स है आर जी, तो v मैक्स कितना हुआ, v मैक्स हुआ, सॉरी म्यू आर जी, म्यू एस आर जी, एक्स हुआ म्यू एस आर जी। ये वेलोसिटी की मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वैल्यू हुई कि जिससे अगर ज़्यादा करेंगे हम तो हमारी बाइक या हमारा व्हीकल स्लाइड हो सकता है। जब तक इतनी वैल्यू रहेगी तब तक वो अच्छे से एक सर्कुलर पाथ में घूम सकेगा। तो अगली बार ध्यान रखें कि बाइक किसी भी मोड पे इतनी मैक्सिमम इतनी स्पीड से घूम सकती है। इससे क्या पता लगता है, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा बड़ा मोड़ होगा, ज़्यादा बड़ा घूम होगा ऐसे तो ज़्यादा तेज़ हम मोड़ सकते हैं, छोटा सा घूम होगा ऐसे छोटा सा घूम होगा तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू भी कम ही होगी। हम इस पे को ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं मोड़ सकते, इस पे को मोड़ सकते हैं, तो ये इससे हमें पता लगता है, बाकी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट ही है। तो ये थे हमारा सर्कुलर मोशन, जब बिल्कुल हम प्लेन एरिया में सर्कुलर मोशन में चल रहे हो, प्लेन एरिया में। अब हम देखते हैं जब हमारा रोड बैंक्ड हो, मतलब एक साइड से उठा हुआ हो, अब उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कार हो ना बैंक्ड रोड, यानी कि एक साइड से स्लोप बना हुआ है, कार ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड। पहले समझ लेते हैं इसमें और नॉर्मल रोड में क्या फ़र्क है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कोनों पे रोड थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे एक एंगल से उठा हुआ होता है। सपोज ये एंगल है थीटा, क्या है ये एंगल थीटा। अब एक ब्लॉक यहाँ ब्लॉक बना लेते हैं कार की जगह, थोड़ा आसान रहेगा एंगल वगैरह समझने के लिए। ये है, ये कार ही है आपकी, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे एम जी लग रहा होगा नीचे को, वो तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही होता है हमेशा एम जी। नॉर्मल किधर को लग रहा होगा, नॉर्मल होता है सरफेस के नॉर्मल, तो सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, ये वाला, ये होगा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब कौन सा फोर्स बचा, एक्सेलरेशन, वो किस साइड में लग रहा होगा, वो इस साइड में लग रहा होगा। ये हो गया एक्सेलरेशन, जो कि कितना है हमें पता है वी स्क्वायर बाई आर। और फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगी, फोर्स जो है वो इधर को लगेगी, ये होगी फोर्स। तो अब इसकी जो फोर्सेज हैं वो कैसे बैलेंस होंगी, ये अगर थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना एंगल होगा, ये वाला, ये वाला भी थीटा एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बिना सोचे समझे, एन कोस थीटा, एन कोस थीटा। और ये एफ है यहाँ पे, और ये भी थीटा एंगल है, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जी के साथ में एफ साइन थीटा,
एफ साइन थीटा। तो अगर अब हम देखें तो एक ही डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक तो अप साइड में ये है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बनी, क्या बनी ये, एन कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ये कैसे बनी, क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे एन कोस थीटा लगा हुआ है, एन कोस थीटा लगा हुआ है। फिर बॉडी डायग्राम इसका एक बार ये देख लेते हैं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें एम जी था, ये तो डाउनवर्ड में ही लगना है, और एक एफ साइन थीटा था, ये था। अब अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करेंगे, ये तो वर्टिकल फोर्सेस थी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो इस डायरेक्शन में एक तो ये एन साइन थीटा आएगा, एन साइन थीटा, और एक एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा नीचे गया था तो एफ कोस थीटा ऊपर आएगा, एफ कोस थीटा। तो एक कुछ फोर्सेस तो ये हो गई, एफ कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल्स टू, इक्वल में इस साइड में कौन सी फोर्स लगेगी, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया। अब हमें पता है अगर कोई भी, ये हम कार का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई भी कार इस अपने इस पाथ पे बनी रहना चाहती है तो एफ की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, एफ की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है म्यू एस एन, ये मैक्सिमम वैल्यू है एफ की। वैसे तो हमने पढ़ा था क्या होता है, एफ स्मॉलर देन इक्वल्स टू म्यू एन एस, म्यू एस एन सॉरी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको रिप्लेस, एफ को रिप्लेस करेंगे इस मैक्सिमम वैल्यू से, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एन कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। और इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन साइन थीटा, इसको इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन साइन थीटा प्लस अब इस वाले टर्म को लिखेंगे म्यू एस एन कोस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी निकलेगी। आप लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं अच्छे से। हमारी एन की वैल्यू यहाँ से आएगी एम जी डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये वैल्यू कहाँ से निकली, ये बड़ा ही सिंपल है, इस वाली इक्वेशन से निकली। इस एन को इस साइड ले गए तो एन कॉमन लिया तो कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा कॉमन आ गया, इधर एम जी बचा तो ये डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल गई। ये था एन की वैल्यू, लेकिन ये थी एन की वैल्यू, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वी की चाहिए। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है ना कि कितनी वेलोसिटी से घूम सकता है। तो वी की वैल्यू कहाँ से आएगी, वी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से आएगी। तो इस वाली इक्वेशन से वी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाली इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको एन की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी इस वैल्यू से। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, तो बेसिकली ये कंडीशन थी, ये हमारी इक्वेशन है जिससे हम वी की वैल्यू निकालेंगे और ये हमारी एन की वैल्यू है। तो बेसिकली वी की वैल्यू ऐसे निकलेगी। यहाँ से हमने इस इक्वेशन को वी की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए इस तरह लिख लिया है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम बाई आर, इस साइड गया, एन कॉमन लिया दोनों से और अंदर ये बचा। तो अब वी की वैल्यू निकालने के लिए सारे टर्म तो नोन है, आर भी हमें पता है, एम भी पता है, थीटा भी पता है, बट एन की वैल्यू नहीं पता। तो एन की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें फाइनली, ये वी की मैक्सिमम वैल्यू है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर बाई एम। जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, एम जी डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। अब अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें कोस थीटा से तो हमें क्या मिलेगा, कोस थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा आर बाई एम, और यहाँ से एम कैंसिल, तो यहाँ क्या मिला आर जी, और साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आया टेन थीटा
प्लस इसको कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया म्यू एस डिवाइड बाई कोस थीटा से डिवाइड करेंगे इस टर्म को, यहाँ 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये हमारी वैल्यू हुई मैक्सिमम वेलोसिटी की, वी स्क्वायर की, मैक्सिमम की। अगर वी की वैल्यू चाहिए तो वी मैक्सिमम हो जाएगा आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। वन बाई टू, यानी कि ये पूरा अंडर रूट में है। तो ये v की मैक्सिमम वेलोसिटी हुई जब बैंक्ड रोड पे हमारी कार मूव करेगी। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू दोस्तों। थोड़ा सा चैप्टर और पूरा करके हम फिर इनके न्यूमेरिक ट्राई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।